परेशान और बेचैन आकाश बार बार रिसेप्शन पर बैठी नर्स को देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि नर्स उसकी परेशानी को भांप जाएगी और आवाज देकर कहेगी कि आप डॉक्टर से मिलने जा सकते हैं। आकाश अपनी पत्नी आरती के साथ अपनी 7 वर्षीय बेटी सलोनी को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर आया था। डॉक्टर विनोद अग्रवाल दिमागी मरीजों का इलाज करते थे और बहुत ही नामी ग्रामी डॉक्टरों की लिस्ट में उनका नाम शामिल था। वक्त बीत रहा था, इसलिए परेशान आकाश रिसेप्शन पर बैठी नर्स से 1-2 बार पूछ भी चुका था कि मेरा नंबर कितनी देर में आएगा। थोड़ी ही देर में नर्स ने आवाज लगाई, सलोनी पुत्री आकाश, आप जा सकते हैं। आकाश तो जैसे इंतजार ही कर रहा था, तो तुरंत बेटी सलोनी का हाथ पकड़कर अपनी पत्नी आरती के साथ डॉक्टर की केबिन में चला गया। डॉक्टर ने टेबल पर रखे पेपर को पढ़ते हुए कहा, आप ही आकाश बाबू हैं? जी सर, आकाश ने बताया। तो बताइए क्या हुआ आपकी बेटी को? आकाश बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी सलोनी कुछ दिन से अकेली ही घर में बैठकर बातें करने लगी है। समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। पूछो तो कहती है वो अपने दोस्त से बातें कर रही है। दिन तो छोड़िए, रात को भी उठकर बैठ जाती है और अकेले ही बातें करने लगती है। नींद भी पूरी नहीं हो पाती इसकी। इतने में आकाश की पत्नी आरती रोने लगती है। आकाश आरती को चुप रहने को कहते हुए डॉक्टर को बताता है। हमने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कहती है कि उसका दोस्त बहुत अच्छा है और दरवाजे के नीचे से अंदर आ जाता है। सलोनी के पास एक लॉकेट भी है, कहती है दोस्त ने दिया है, पता नहीं घर में कहाँ से आ गया वो लॉकेट। हमने बेटी को बहुत समझाया कि अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलो, पर वो बाहर जाती ही नहीं। इसलिए आपके पास आया हूँ। अब आप ही बताइए क्या हुआ ऐसे। अब डॉक्टर उसकी बातें सुनकर इतना तो समझ ही गए थे कि मामला जरा सीरियस है, पर उन्हें कुछ न बताते हुए डॉक्टर ने दोनों को बाहर जाकर रुकने को कहा। जब दोनों रूम से बाहर चले गए तो डॉक्टर अकेले ही सलोनी से बातें करने लगे। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, सलोनी। सलोनी को देखकर ही डॉक्टर ने समझ लिया था कि बच्ची तकलीफ में है। देखने से ही लगता था कि वो ठीक से सो नहीं पाती। उसके चेहरे पर आँखों के चारों तरफ काले काले धब्बे पड़े हुए थे। उम्र के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी। 7 साल की बच्ची। डॉक्टर ने सलोनी से कहा, तुम्हारे पापा बता रहे थे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेले ही खेलती हो। सलोनी ने कहा, मेरा दोस्त है ना, वो रोज़ मुझसे मिलने आता है और मुझे यह लॉकेट भी दिया था। उसने अपनी जेब में रखा लॉकेट डॉक्टर को दिखाया। वो लॉकेट बहुत ही पुराना सा था। देखने से ऐसा लग रहा था मानो सोने का हो, और लॉकेट एक आकृति की शेप में था जो देखने से ही बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा था। बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ें संभाल कर रखते हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं। फिर डॉक्टर बोले, अच्छा यह बताओ, तुम्हारा वह दोस्त तुमसे रोज़ मिलता है? हाँ, वो मुझसे रोज़ मिलता है और जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे साथ स्कूल भी जाता है, सलोनी ने कहा। अच्छा यह बताओ, क्या तुम्हारा दोस्त आज भी तुम्हारे साथ आया है? डॉक्टर ने सलोनी से पूछा। हाँ, आज तो वो सुबह ही आ गया था जब मैं मम्मी पापा के साथ घर से निकल रही थी, सलोनी ने कहा। अच्छा, तो क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ हैं? डॉक्टर ने पूछा। सलोनी ने डॉक्टर की कुर्सी के पीछे इस तरह से देखा
जैसे वहाँ कोई खड़ा हो, और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, वो तो तुम्हारी कुर्सी के पास ही खड़ा है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर को बड़ा अजीब सा लगा और उन्होंने अपनी नज़रें आसपास दौड़ाकर देखा, पर उन्हें वहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर डॉक्टर ने सलोनी से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, क्या वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है? डॉक्टर सलोनी से बड़े प्यार से पूछ रहे थे, और आकाश व उसकी पत्नी आरती बाहर खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। फिर सलोनी ने कहा, नहीं अंकल, वो मेरा दोस्त तो आपके पास ही खड़ा है और आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। वो ऐसे नहीं दिखेगा। आपको यह लॉकेट अपने हाथ में लेकर कहना है, मुझे मरना है, तभी वो आपको दिखाई देगा। इस बार सलोनी की बात सुनकर डॉक्टर के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अब बड़ा अजीब सा लगने लगा था, जैसे उनकी केबिन में कोई हो। और तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजर गया। डॉक्टर मन में ही मुस्कुराए और सलोनी के माता पिता को अंदर आने को कहा। मिस्टर आकाश, सलोनी को थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। यह ऑटिज्म का केस है। ऐसे बहुत से पेशेंट यहाँ आते हैं। इसमें जो लोग अकेले होते हैं वे अक्सर अपने मन में जो सोचते हैं वो हकीकत में महसूस करते हैं और उनसे बातें करते हैं। यह बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं जो दवाई दे रहा हूँ उसे खिलाओ, और कोई दिक्कत आए तो आकर मिलना। और हाँ, सलोनी को खुश रखना और उसके मन पसंद काम उसे करने देना, पर ध्यान रहे उसे कभी अकेला मत छोड़ना। इसके बाद आकाश और उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर घर लौट आते हैं। इधर सलोनी को देखने के बाद डॉक्टर के पास और कोई पेशेंट नहीं था, तो वे वॉशरूम जाने के लिए उठे तो उन्हें वो लॉकेट दिखाई पड़ गया, जिसे सलोनी वहीं उनके टेबल पर ही भूल गई थी। उस लॉकेट को देखते ही डॉक्टर को वो सब बातें याद आने लगीं जो सलोनी ने डॉक्टर से कही थी। पता नहीं डॉक्टर के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने लॉकेट को हाथ में लिया और हंसते हुए मन में कहा कि मुझे मरना है। इसके बाद लॉकेट हाथ में लिए हुए वो वॉशरूम में चले गए और उसे वॉश बेसन के ऊपर पटक दिया। इसके बाद उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उसे भी वॉश बेसन पर रखा और फ्रेश होने के लिए टेप से पानी खोलकर अपने मुंह पर छींटे मारने लगे। इसके बाद मुंह ऊपर करके शीशे में देखा तो उन्हें किसी का एक धुंधला सा चेहरा नजर आया। उन्होंने जल्दी से रुमाल निकालकर मुंह साफ किया और चश्मा लगाकर फिर से शीशे में देखा तो वहां उन्हें उनका ही चेहरा नजर आया। अब डॉक्टर ने एक ठंडी सांस ली और अपना वहम समझकर वॉशरूम से केबिन की ओर चल दिए। डॉक्टर जैसे ही अपनी केबिन में दाखिल हुए तो वहाँ उन्हें अपनी खाली पड़ी कुर्सी के पास एक बच्चा खड़ा दिखाई पड़ा। बच्चे का पूरा चेहरा काला और जला हुआ था, जो बड़ा ही डरावना लग रहा था, जो उन्हें ही घूरे जा रहा था। उसे देखते ही डॉक्टर तो इतना भयभीत हो गया कि उसके सीने में एक जोर का झटका लगा। इससे पहले कि वो किसी को बुला पाते, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं जमीन पर गिर गए और वहीं उनकी
मौत हो गई। इधर इन सब से अनजान आकाश अपनी बेटी के लिए उसकी मनपसंद का खाना बनवाते हैं और खाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह उठकर आकाश ऑफिस जाने की तैयारी में थे, तभी उन्हें एक फ़ोन आया। आकाश ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया कि वे बुरी तरह से चौंक गए। उनका यह रिएक्शन देखकर उनकी पत्नी आरती ने भी पूछा कि क्या हुआ जी। तो उन्होंने बताया कि कल अपन लोगों के आने के बाद ही डॉक्टर साहब की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब परेशान आकाश के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। वे अपनी पत्नी से कह रहे थे कि अब क्या होगा मेरी बेटी का। सलोनी अभी भी सो रही थी। यह सब सुनकर आकाश का मन बहुत उदास हो गया था। अब वह ऑफिस नहीं जाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन लगाया और आज भी छुट्टी लेने को कहा। इसके बाद घर के काम निपटाने के बाद वो सलोनी से कहता है, आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं और तुम्हारी पसंद वाली आइसक्रीम भी खिलाएंगे। यह सुनकर सलोनी बहुत खुश हो जाती है और दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं, जबकि आकाश की पत्नी आरती घर पर ही रहती है क्योंकि घर पर काफ़ी काम था। दरअसल आकाश अभी कुछ दिन पहले ही इस नए मकान में किराए पर रहने आया था। अभी तक सामान भी कमरों में ठीक से नहीं जमा पाए थे। कल का पूरा दिन तो डॉक्टर के पास ही निकल गया था। तो आकाश और सलोनी के बाहर जाते ही उनकी पत्नी आरती घर की साफ सफाई में जुट गई। अब वे सफाई करते करते घर के पीछे की तरफ गईं तो वहाँ उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई पड़ा। जिज्ञासा बस मन किया कि देखें इस कमरे में क्या रखा है। तो दरवाज़ा खोलकर वे कमरे के अंदर चली गईं। उस कमरे में घर का पुराना सामान और कबाड़ पड़ा था। देखने से लगता था मानो वहाँ बरसों से सफाई नहीं हुई हो। वहाँ हर तरफ धूल और मिट्टी नजर आ रही थी। अब आरती थोड़ा और अंदर गई तो उन्हें वहाँ सड़ी हुई तेज गंध महसूस हुई। उन्हें लगा यहाँ कोई चूहा सड़ गया है। अगर निकाल कर फेंका नहीं गया तो गंध पूरे घर में फैल जाएगी। तो वे उसे ढूंढने लगीं। तभी उन्हें वहाँ एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दिया। संभवतः गंध भी उसी बॉक्स से आ रही थी। अब आकाश की पत्नी आरती ने जैसे ही बॉक्स खोला तो उनकी एक चीख निकल गई, क्योंकि बॉक्स के खोलते ही उसमें से एक लड़का फुर्ती से निकला और उन्हें धक्का मारकर कमरे से बाहर की तरफ भाग गया। पहले तो आरती घबरा गई, फिर हिम्मत जुटाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। अब वे उस बालक को ढूंढती हुई मकान के अन्य हिस्से में गईं तो उन्हें एक 7 या 8 साल का लड़का बालकनी में खड़ा दिखाई दिया। अब आरती को याद आया कि सलोनी भी तो अपने कुछ इसी तरह के दोस्त की बात किया करती है। तो वे ऊपर बालकनी में पहुंच गईं। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजर गया हो। अगले ही पल उन्हें वही लड़का सीढ़ियों से नीचे जाता दिखाई दिया। अब आरती भी उसका पीछा करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और तभी उस लड़के ने पीछे मुड़कर आरती की तरफ देखा और जैसे ही आरती की नज़र उस बालक के चेहरे पर पड़ी तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि उस बालक का चेहरा काला और जला हुआ था। इतना भयानक और बदसूरत था कि कोई भी देखकर कांप जाए। आरती भी कांपकर घबरा गई और सीधे सीढ़ियों से नीचे आ गिरी और नीचे वाली सीढ़ी से उनका सर टकराया और फट गया और खून बहने लगा। इस सब से बेखबर आकाश बाहर ले जाकर एक आइसक्रीम दिलाता है और सलोनी से पूछता है, अच्छा ये बताओ, तुम जिस दोस्त की बात करती हो वो तुम्हारे दोस्त अभी तुम्हारे साथ आया है क्या? तो मैं
उसे भी एक आइसक्रीम दिलवा देता हूँ। पर सलोनी बोली, नहीं पापा, आज वो नहीं आया। आज वो कह रहा था कि उसका खून पीने का मन कर रहा है, इसलिए घर पर ही रुक गया। सलोनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर आकाश के तो जैसे होश उड़ गए। अब उन्हें अपनी पत्नी आरती की चिंता हो रही थी। इसके बाद आकाश ने अपना आइसक्रीम फेंका और सलोनी को गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर के मेन गेट का दरवाजा खुला पड़ा है और बाहर कोई नहीं है। आकाश भागते हुए घर के अंदर गया तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने सीढ़ियों के नीचे उसकी पत्नी आरती घायल अवस्था में पड़ी थी और उसके सर से खून निकलकर फर्श पर बहते हुए जम चुका था। आकाश जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करता है और आरती को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। ऑपरेशन रूम से बाहर आते ही डॉक्टर ने आकाश से कहा, आई एम सॉरी, आपकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। आकाश बुरी तरह टूट जाता है। पहले से ही लड़की की तबीयत को लेकर तमाम सवाल उसके मन में चल रहे थे। ऊपर से बीवी की मौत से तो पूरी तरह टूट चुका था। आरती की मौत हुए आज तीसरा दिन उसकी मौत पर अफसोस व्यक्त करने आए आकाश के एक पड़ोसी ने बताया कि आकाश बाबू, ऐसे वक्त में कहना तो नहीं चाहिए, पर कहीं देर न हो जाए इसलिए कह रहा हूँ। पता नहीं आप इस सब बातों पर विश्वास करोगे कि नहीं। पड़ोसी ने बताया कि जिस दिन भाभी जी की मौत हुई थी उस दिन आप उनके क्रियाक्रम में व्यस्त थे। सलोनी हमारे घर पर थी, तभी उसने अपने साथ खेल रही मेरी बच्ची को हाथ में काट लिया। कई टाँके आए और काफ़ी खून भी निकला, पर मैंने जब उससे पूछा तो सलोनी ने साफ मना किया और कहा कि उसके दोस्त को सलोनी का किसी और के साथ खेलना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ये किया। आकाश बाबू, आप डॉक्टर को तो दिखा ही रहे हो। मेरी मानो तो पास के चर्च के पादरी बहुत गुणी हैं इन सब मामलों में। एक बार सलोनी बिटिया को उन्हें भी दिखा देते हैं। आप कहो तो मैं उन्हें बुलवा लेता हूँ। आकाश नए ख्यालात का बंदा था। उसे भूत प्रेतों जैसी अंधविश्वास भरी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था, पर पड़ोसी की बात सुनी तो कह दिया, ठीक है, बुलवा लीजिए। जॉर्ज नाम था उनका। वे उस चर्च में प्रीस्ट थे। घर आए तो उन्हें एक बात तो पक्की हो गई कि इस घर में एक आत्मा का वास है और उसके इरादे बड़े ही खतरनाक और डरावने हैं। उन्होंने सारी बात समझ ली। इसके बाद वे सलोनी से मिलने उसके कमरे में गए। सलोनी कमरे के अंदर सो रही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी और उसे खोला तो एक लड़का जिसका मुंह जला हुआ था वह सलोनी का गला पकड़कर उसे दीवार से रगड़ रहा था। सलोनी को फांसी लगी जा रही थी। सभी लोग उस नज़ारे को देखकर बुरी तरह घबरा गए। चर्च के पादरी ने पवित्र जल लेकर जैसे ही उस लड़के के ऊपर छिड़का, लड़के ने सलोनी को वहीं पटका और पादरी को धक्का देता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। धक्का से गिरे पादरी को वहां खड़े लोगों ने सहारा देकर खड़ा किया और आकाश ने दौड़कर सलोनी को गोद में उठा लिया। आकाश ने अपनी आंखों से उस लड़के को देखा था जिसके बारे में सलोनी बात किया करती थी। अब पादरी जॉर्ज को इतना तो समझ आ चुका था कि वो लड़का सलोनी की जान के पीछे पड़ा है। जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सलोनी पर खतरा बढ़ता ही जाएगा। पादरी पवित्र जल छिड़कते हुए पूरे घर में घूमते हुए वहां पहुंच गए जहां पुराने कबाड़ के कमरे में बड़ा बॉक्स रखा हुआ था। उन्होंने जैसे ही वह बॉक्स खोला तो उसमें एक हड्डियों का कंकाल पड़ा हुआ था।
जिसके गले में एक लॉकेट पड़ा हुआ था। यह वही लॉकेट था जो सलोनी ने डॉक्टर को दिखाया था। अब पादरी उस लॉकेट के जरिए उस लड़के के बारे में जानना चाहते थे। इसके बाद पादरी ने आकाश से पूछा कि यह बॉक्स यहाँ कब से पड़ा है और किसने रखा है। तो आकाश ने बताया कि वो इस मकान का सही मालिक नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले ही यहाँ रहने आया है। और छानबीन करने पर पता चला कि वह एक जमींदार का मकान था जिसके कोई औलाद नहीं थी। औलाद पाने के लिए जमींदार ने एक तांत्रिक से तंत्र विद्या करवाई थी, जिसमें एक बलि की जरूरत थी। तो औलाद के लालच में आकर जमींदार ने अपने नौकर के बेटे की बलि चढ़ा दी। इधर जमींदार के नौकर का अचानक से गायब हुआ बच्चा काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला, तो अपने बच्चे के गम में उसके माता पिता दोनों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पर मरने से पहले उसके बच्चे के साथ बुरा करने वाले को बद्दुआ देकर गए थे कि उसका सर्वनाश हो जाए। इसके बाद धीरे धीरे करके उस जमींदार का पूरा वंश खत्म हो गया। बाद में जब उस घर में कोई नहीं बचा, तो इस घर का मालिकाना हक जमींदार के दूर के रिश्तेदार को मिल गया, जो मौजूदा वक्त में मकान मालिक है। वह भी इस घर में कुछ दिन तो रहा, पर उसके साथ भी कोई न कोई बुरी घटना घटने लगी, तो वो इस घर को खाली करके दूसरे घर में चले गए। अब जब उनके एक मित्र ने बताया कि उनका एक दोस्त आकाश यहाँ नया नया ट्रांसफ़र होकर आया है, उसे मकान की ज़रूरत है, आप हाँ कहोगे तो उसकी मदद हो जाएगी। मैंने आकाश को भी बताया था कि इस घर में जगह बेजगह एक अजीब तरह का लॉकेट कहीं भी दिखाई दे जाता है और कोई न कोई अप्रिय घटना होती रहती है। पर उन्होंने कहा कि वे भूत प्रेतों जैसी इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। आप चाहो तो मैं यह मकान किराए पर ले लेता हूँ, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। दोस्तों, इसके बाद खुद आकाश ने पड़ोसी के द्वारा बताए गए एक पुजारी के माध्यम से उस लड़के की अस्थियों का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया और अपनी बेटी को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।